दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के खंभों को गिराना कोई आसान काम नहीं है और लोकतंत्र के खंभों को गिराकर कुछ नए खंभों को खड़ा कर देना और फिर यह कहना कि लोकतंत्र यही है, शायद यह उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि लोकतंत्र को लेकर राजनीतिक सत्ताओं ने बहुत मौकों पर बहुत तरीके से इस देश में खिलवाड़ किया है, लेकिन फिर भी यह एहसास हर के भीतर रहा कि 5 बरस के बाद जब चुनाव आएंगे तो लोकतंत्र का पाठ इस देश की जनता पढ़ा देगी। लेकिन लोकतंत्र के नए खंबे या नए पिलर ने कमाल कर दिया। उसने बताया कि चाहे इस देश की जनता जो भी सोचे, वह अगर यह सोचती है कि वह राजनीतिक सत्ता को पलटने पर आमादा है और वो अपने वोट के जरिए राजनीतिक सत्ता को पलट सकती है, तो नए पिलर्स ने नया पाठ पढ़ाया। उसने कहा यह संभव नहीं है कि आप हमें सत्ता से बेदखल कर दीजिए, वह भी चुनाव के साथ। बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के इस पाठ को नए तरीके से पढ़ना, क्योंकि भारत के भीतर नौकरशाही का ढहना, भारत के भीतर संवैधानिक संस्थानों का ढहना, भारत के भीतर न्यायपालिका के फैसलों को लेकर एक के बाद एक सवाल खड़े होते चले जाना और इन सब पर निगरानी करता हुआ चौथा पिलर यानी मीडिया भी किस तरीके से सत्ता के लिए समाज और देश के ध्रुवीकरण के उस बिंदु पर जाकर खड़ा हो जाए जहां पर सत्ता टिकी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। क्या इस पिलर को कभी आपने देखा है? और जो जनता यह सोचती रही कि दरअसल हमारे वोट से सत्ताएं पलट सकती हैं, सत्ताओं को बदला जा सकता है, उसके लिए भी नया पाठ है। चाहे वह वोट डालने की मशीन से बहस की शुरुआत हुई हो, लेकिन अब यह बहस उसके आगे निकल गई है। इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर में जिसकी राजनीतिक सत्ता है और जिसने इस देश में लोकतंत्र के नए पिलर्स को खड़ा किया है, अब वही मायने रखते हैं। कोई भी चुनाव जीत कर आए, उसको उस सत्ता के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। एक सवाल हर जहन में यहां पर हर किसी को आता है कि दरअसल यह उसकी कमजोरी नहीं है जो बिक रहा है, यह उसकी कमजोरी नहीं है जो झुक रहा है, यह उसकी कमजोरी नहीं है जो नतमस्तक हो जाता है, या फिर यह उसकी कमजोरी नहीं है कि जो इस देश के संविधान का पाठ पढ़ते हुए संवैधानिक व्यवस्था को इस देश में लागू कराए रखने के लिए काम करते हैं, वह भी कुंद कैसे पड़ गए, वह भी भोतरा कैसे गए। तो फिर आइए आज उस किताब को खोलते हैं जिस किताब में एक दो नहीं नए 10 पिलर हैं। इन पिलर के आश्रय क्या गोवा की सरकार कभी गिराई गई और आज के दिन 8 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। ऑपरेशन लोटस का जिक्र होते ही आधे दर्जन से ज्यादा राज्य आपके जहन में गूंजने लगेंगे। आप कहेंगे यकीनन यही तो हुआ, कर्नाटक में भी तो यही हुआ, सरकार तो बीजेपी की थी नहीं। मध्य प्रदेश में भी तो यही हुआ, सरकार बीजेपी की थी नहीं। महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ, सरकार बीजेपी की थी नहीं। यही तो एक वक्त उत्तराखंड में भी हुआ था, सरकार बीजेपी की नहीं थी। मणिपुर में भी तो यही हुआ था, सरकार बीजेपी की नहीं थी। और गोवा में सबसे बड़े राजनीतिक दल को सत्ता तक ना पहुंचने देने के लिए एक ऐसा झटका विधायकों के जरिए ही दे दिया गया। जनता ने यह सोचकर वोट दिया कि यह सत्ता में होंगे, गोवा की सेवा करेंगे, लेकिन सब कुछ उलट पुलट गया और एक झटके में दोबारा से बीजेपी की सरकार बन गई। और अब इस देश के भीतर में एक नया पाठ है। कहीं पर कोई भी रहे, अगर वह बीजेपी के साथ खड़ा नहीं है तो शायद वह दुश्मन है, शायद वह विद्रोही है, शायद वह इस देश के अनुकूल नहीं है। यह कौन सी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों के बीच लोकतंत्र के 10 पाठ आज पढ़ने की जरूरत है। क्या इस देश की आर्थिक नीति को कॉरपोरेट के अनुकूल इसलिए किया गया क्योंकि जो राजनीतिक पूंजी चाहिए बीजेपी को, यानी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी पाइपलाइन इतनी मजबूत बिछ जाए कि पैसे आने में कोई रोक टोक ना हो और हम आप इस बहस में उलझे चले जाएं कि दरअसल इस देश में सरकारीकरण को छोड़कर निजीकरण हो रहा है और निजीकरण कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को दिया जा रहा है। या फिर इसके ऊपर एक दूसरे पिलर को हमको देखना चाहिए था, यह कॉरपोरेट राजनीतिक सत्ता के लिए अगर
जी रहे हैं, मर रहे हैं और उनकी पूंजी मुनाफे में बदलते हुए राजनीतिक सत्ता के पास पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर जा रही है, तो इस पिलर को रोकने का प्रयास किसी ने इस देश में क्यों नहीं किया? इस देश के संसद के भीतर जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर बात उठी तो पहला सवाल पार्लियामेंट के भीतर यही उठा था कि दरअसल बड़ा ब्लैक मनी का तादाद जो है, इतनी बड़ी तादाद पॉलिटिकल मनी के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में चली जाती है, तो क्यों नहीं बॉन्ड ले आया जाए? बॉन्ड लाने के पक्ष में कुछ थे, कुछ नहीं थे, लेकिन जब यह पास हुआ तो बहुमत के साथ पास हुआ, क्योंकि बहुमत की तादाद उस राजनीतिक सत्ता के पास थी जो आज की तारीख में इस देश में 10,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में से लगभग 8,500 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रुपए उसी के खाते में गए हैं। पार्लियामेंट को लेकर कोई सुधार की किसी ने क्यों नहीं सोची? वह पार्लियामेंट जिसके भीतर लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर इस देश में लोकतंत्र को जीने और मरने की कस्में खाई जाती है, वहीं पर लोकतंत्र बिखर गया, यानी कॉरपोरेट यानी पार्लियामेंट। तीसरी स्थिति इस देश के भीतर में पहली बार उस पूंजी के जरिए उठी जो पूंजी 2014 में इस देश के भीतर में चुनावी नारा था, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी की परिभाषा भी कोई बदल सकता है, और ब्लैक मनी को व्हाइट बनाना तो दूर, उसी ब्लैक मनी और गलत पैसे के आसरे इस देश के लोकतंत्र को जीने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कल तक वोटों की खरीद थी, वोटरों की खरीद थी, पूंजी जबरदस्त तरीके से चुनाव में फूकी जाती थी, लेकिन अब नया पाठ है। इसमें पूंजी फूके या नहीं फूके, लेकिन जो जीत गए हैं उन पर कुछ खर्च कर दें तो वो इधर से उधर आ सकते हैं। और 2014 के बाद 1133 उसमें एमएलएस भी हैं, उसमें एमपीज भी हैं, उसमें वह कद्दावर नेता भी हैं जो इस तरफ से उस तरफ चले गए, और उनके पीछे जो पूंजी लगी हुई थी, साल भर में उनके नेटवर्थ की बढ़ोतरी की तादाद जो है 39% है। यानी बरस दर बरस इस देश के भीतर में क्या 39% की रफ्तार से नेटवर्थ किसी की जो व्हाइट पेपर पे दिखाई जाती है बढ़ सकती है? नेताओं की बढ़ी जो इधर से उधर आए, और 5 बरस बीतते बीतते पता चला कि 100-200% से ज्यादा उनकी कमाई इस दौर में हो गई। रोकने वाला कोई नहीं। यानी कॉरपोरेट है, पार्लियामेंट है, और वो कैपिटल और वह पूंजी है जिसको लेकर नारे बड़े बड़े दिए गए। चौथी परिस्थिति इस देश के भीतर में उस ईडी और सीबीआई से निकली, जिसके ऊपर मंत्र यह था कि ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, उसके बाद देखिए बीजेपी के भी लगभग 50% विधायक और सांसद अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। क्या यह सच है? यानी इस देश के उस प्रीमियर जांच एजेंसी के जरिए जिनको पावर सुप्रीम कोर्ट ने देने में भी हिचक नहीं दिखाई, वह एक ऐसे पिलर के तौर पर आकर खड़े हो गए जिसको डिगाना तो दूर, उस पिलर को दस्तक देते हुए दरवाजे पर देखने से ही नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उनको जेल नजर आने लगती है, और जेल भी भेजा जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह कानूनी प्रावधान है। चौथा पिलर यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के पैरेलल में प्रीमियर जांच एजेंसी को जो पावर दिए गए, वह एक लिहाज से विशेषाधिकार पाए हुए सांसद और विधायकों पर भी भारी पड़ जाए। किसी ने इस पर ध्यान दिया? नहीं दिया। यह चौथा पिलर नए तरीके से खड़ा हुआ। पांचवां पिलर शायद सबसे महत्वपूर्ण इस मायने में, क्योंकि उसका तो काम ही इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी को सहेज कर रखना था। यह चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के मद्देनजर राजनीतिक सत्ता अगर चुनाव आयोग से खेलने लगे, उसको अपने हथेलियों पर नचाने लगे, और तारीखों को तय करने से लेकर किस कानून के तहत किस पे कार्रवाई होनी है, कब किसे प्रचार से रोका जाना है, किस नारे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, किस कार्रवाई के मद्देनजर उसको ढील देनी है, सारे खेल अगर इलेक्शन कमीशन के दायरे में नए तरीके से परिभाषित होने लगे तो फिर लोकतंत्र को लेकर कौन सा सवाल कौन खड़ा करेगा? यह पांचवां पिलर था। छठा पिलर इस देश के भीतर में न्यायपालिका से निकलते हुए फैसलों ने एक नई परिस्थिति इस देश में पैदा कर दी। यानी विरोध के स्वर अगर पार्लियामेंट में खामोश कर दिए जाएं
और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे या हाई कोर्ट की चौखट पे जाकर अगर वह शोर मचाएं तो फैसले की शक्ल में जब वो निकल कर आएंगे तो वो हमेशा सत्ता के ही अनुकूल रहेंगे। इस पिलर को खड़ा होने से कभी क्यों नहीं रोका गया, और रोकेगा कौन, यह भी आपके जहन में हो सकता है। यह छठा पिलर था। सातवां पिलर इस देश के भीतर में वह मंत्र था जिसके दायरे में इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का तंत्र है। यानी एक शब्द पार्लियामेंट के भीतर सरकार कह दे राष्ट्रीय सुरक्षा तो पूरा विपक्ष कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि स्पीकर हमारा है, वो स्पीकर रोक लगा देगा और आप कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन उसी आवाज को संवैधानिक ढांचे में ढालकर अगर आप पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो वहां से यह सातवां पिलर भी खामोशी बरतेगा या राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की तरफ ही देखेगा। आठवां पिलर इस देश के भीतर में वह निर्भरता है जो इस देश की जनता को बेरोजगारी और महंगाई के गर्त में ढकेलने के बाद उसको पूरे तरीके से निर्भर बना देगी उस सत्ता के दायरे में जिस सत्ता के पास पूंजी है, जिस सत्ता के पास संवैधानिक ताकत है, जिस सत्ता के पास लोकतंत्र को परिभाषित करने की समझ और सोच है, जिस सत्ता के पास सरकार किसी की भी बने उसे पूरे तरीके से खरीद लेने का पूरा मंच तैयार है। इस आठवीं पिलर को रोकने के लिए जनता भी कैसे खड़ी हो। 5 किलो अनाज चाहिए, वेलफेयर स्कीम के तहत सम्मान निधि चाहिए, घर चाहिए, या इन सबको नारे में तब्दील होते हुए देखना चाहिए, या फिर कुछ जहन में आएगा तो उस दिशा में बढ़ें, लेकिन उस दिशा में बढ़ने पर जिसे जिता देंगे वह भी कल बिकने को तैयार होगा और उसके दरवाजे पर ईडी और सीबीआई का खौफ होगा, तो नहीं बिकते हुए भी वो बिक जाएगा। यह एक आठवां पिलर, यानी ध्यान दीजिएगा हर पिलर दूसरे पिलर से जुड़ा हुआ है। नौवां पिलर और महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सत्ता की गुलामी तो आपको सत्ता की मलाई, सत्ता के सामने नतमस्तक तो फिर आप सत्ता की गद्दी पर सवार। सत्ता के सामने रेंगना सीख लीजिएगा तो उसके बाद आपके पास कोई कमी नहीं होगी। यह उस सूचना तंत्र और मीडिया तंत्र यानी फोर्थ स्टेट का पिलर है जो ढहते हुए नए तरीके से इस देश में इतनी बुलंदी के साथ खड़ा हो गया कि सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक यानी रात में भी वह खामोश होता नहीं है। और 10वां पिलर तो शायद लाल किले के प्राचीर से दिए जा रहे हर उस भाषण के उस हिस्से को सुनने की जरूरत है जहां पर लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी का एहसास भारत का हर नागरिक अपने दिल में करता है और वहां से बोले गए शब्द अटूट वाक्य की तरह होते हैं जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। इन 10 पिलर के साए तले हमें लगता है कि अब लौटिए वापस एक एक करके उस लोकतंत्र को टटोलने के लिए जहां इस देश में बहस वोट डालने की मशीन से शुरू हुई थी। उस मशीन के आसरे बड़ी बहस हुई, डेमोक्रेसी इन डेंजर का जिक्र भी हुआ, और तो और सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज में भी डेमोक्रेसी इन डेंजर थी। हर किसी को इस 10 पिलर में से किसी एक पिलर के साथ खड़ा किया गया और स्थिति सत्ता के अनुकूल हो गई और लोकतंत्र को इस देश की पराकाष्ठा के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर देखा जाने लगा। इसी दायरे में पहली बार अमेरिका के एक शख्स ने जो काम करता है सोशल मीडिया पर, उसने भी जिक्र कर दिया कि दरअसल स्थिति तो यह है कि सोशल मीडिया के भीतर भी मसलन ट्विटर जो है उसमें भी किस तरीके से सरकारी एजेंट्स को शामिल किया जाए इसका दबाव बनाया जाता है। यानी मीडिया के पैरेलल में जो मीडिया निकल रहा है उस पर भी अपने आप को काबिज करने की एक नई परिस्थिति, वह भी ताकत के साथ, क्योंकि सत्ता हमारे पास है। यह लोकतंत्र की नई परिस्थिति थी। लेकिन इसको अगर कच्चे शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो जरा समझिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ सवाल बार बार इस बात को लेकर अटकते हैं कि गोवा में जो हुआ, गोवा में 2017 में विधायकों का इधर से उधर जाना, 2019 में विधायकों का इधर से उधर जाना, 2022 में विधायकों का इधर से उधर जाना, कुल मिला के इन 5 वर्षों में 32 विधायक इधर से उधर चल गए और उधर में सिर्फ बीजेपी खड़ी थी, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी थी। यह खुले तौर पर था।
आज के दिन जब 8 विधायक गए, उसमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिक्रिया, रोडोल्फ फर्नांडिस, इन सारे नामों का जिक्र है। और कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि ये विधायक इधर से उधर ना चले जाएं, तो क्यों नहीं इनको एक शपथ पत्र दी जाए। शपथ पत्र पे हस्ताक्षर लिए गए। 5 साल तक आप गोवा में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, गोवा के लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन जो हलफनामा दिया गया, आज की तारीख में वो कोई मायने नहीं, और इस देश का कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनकी संख्या 8 है, 11 में से 8। इससे पहले 15 हुआ करते थे। जब 2017 का जिक्र कर रहे थे तो उसमें से 10 और 11 एक झटके में निकल कर चले गए, यानी 2/3 का खेल। कानून बनता है कानून तोड़ने के लिए, कानून तोड़ा जाता है कानून को दिखाने के लिए। और इसी दायरे में भारत का लोकतंत्र हांफते हुए कुछ सवालों को उठा रहा है, जो गोवा को लेकर शुरुआत इसलिए क्योंकि आज की घटना गोवा की है। कांग्रेस से बाहर आने वाले माइकल लोबो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेसी नाराज थे, तो फिर कांग्रेस ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और तो और जो नाराज थे वह भी चले गए बीजेपी में, माइकल लोबो भी चले गए बीजेपी में। इसका जवाब कोई नहीं देगा। दूसरा था, जो प्रदेश अध्यक्ष थे चुनाव हार के बाद, जो गिरीश चोडनकर थे, उनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडूराव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे भी नाराज थे। उससे जो नाराज थे उसमें से 2 छोड़ के नहीं गए, बाकी छोड़कर चले गए। कौन नाराज था, कौन किधर था, इसीलिए शपथ पत्र और हलफनामा था, कोई जिक्र नहीं होगा। नए अध्यक्ष अमित पाटकर को लेकर गुटबाजी थी, और राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी तो 4 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की थी, तब भी कांग्रेस नहीं संभली। संभलेगा कौन और संभालेगा कौन, जब सामने दरवाजे पर जांच एजेंसी हो और पीछे नोटों के बंडल हो, सामने नतमस्तक करने के लिए आदेश हो और पीछे सुविधाओं की पोटली हो। कौन क्या करेगा इस प्रक्रिया के भीतर में? शायद इसीलिए अब इस दिशा में आइए कि कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में जो विधायक इधर से उधर जाते हैं। और जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उस वक्त भी 276 उम्मीदवार इधर से उधर गए, 85 एमएलएज इधर से उधर गए। सवाल इतना नहीं है, सवाल इसके आगे का है, जो इस देश की तमाम पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। अगर किसी राजनीतिक सत्ता की पॉलिसी यह हो जाए कि हर हाल में हमको अब सत्ता खोनी नहीं है, तो होता क्या था इससे पहले कि हम कुछ काम करेंगे, वेलफेयर के तहत लोगों का हित साधेंगे, इस देश के भीतर में अच्छी नीतियां बनाएंगे। लेकिन एक झटके में चीजों में परिवर्तन आ गया और सत्ता से नहीं जाएंगे। इसके लिए लोगों को तो हम रोक नहीं सकते हैं कि आप किसे वोट दें, किसे नहीं दें। तो क्यों नहीं एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि जहां पर वोट वो कहीं भी दे, वो वोट हमारे पास आ जाए। लेकिन इसको लेके देश में बवाल मच गया। नया उपाय निकाला गया, तो क्यों नहीं एक नया मैसेज दिया जाए कि आप जिसे वोट देते हैं उसको वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो हमारी ही बनेगी। और यहीं से वह पूंजी और इकोनॉमिक पॉलिसी और कॉर्पोरेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन और इस देश का निजीकरण, सारे सवालों के जवाब इसी में सिमटे हुए हैं। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी इस राजनीतिक सत्ता को बनाए और टिकाए रखने के लिए काम करेगी, तो फिर बाकी परिस्थितियों से क्या मतलब? यह देश कंगाल हो रहा है, देश कर्ज में डूब रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा है, व्यापार घाटा बढ़ते चला जा रहा है, क्या मायने रखेगी? डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होती जा रही है, क्या मायने रखेगी? कोई मायने नहीं रखेगी। सीमा पर चीन की सेना मौजूद है और वह पीछे जा भी रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर के भीतर ही है, यानी हमारी जमीन पर ही है। इस सवाल को लेकर क्यों जवाब दे? सवाल अगर उस दायरे में आकर खड़े हो जाए जहां राष्ट्रवाद का बुलबुला हो और राष्ट्रीय सुरक्षा का हथियार हो, तो इस देश में कौन खड़ा होगा? कानून के हिसाब से काम होगा, और कानून कहता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कुछ गड़बड़ी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो यकीनन कानून काम करता है, और कानून को काम कैसे करना है ये चलाने वाले लोग अगर राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने की दिशा में ही जाएंगे। एक आंकड़ा दिल्ली में केजरीवाल के जरिए निकल कर आया था, 6000 करोड़ का। कहा गया 6000 करोड़ रुपए के जरिए इस देश के जो विधायकों की खरीद फरोख्त लगातार अलग अलग राज्यों में होती रही है, यह बजट कहां से आता है?
हमें लगा कि इसके आगे की परिस्थिति अब आंकड़ों के जरिए समझना होगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 3 बड़े राज्य, इस दायरे में अगर पॉलिटिकल पार्टीज के आंकड़ों को जोड़ें तो उनके आंकड़े इन 3 राज्यों में जो निकल कर आते हैं वो लगभग 3 से 4 हजार करोड़ के निकल के आते हैं। सवाल है यहां जो चुनाव हो रहे थे और चुनाव के बाद इन राज्यों में जब सत्ता बदली और सत्ता बदलने के बाद खरीद फरोख्त के बाद फिर से सत्ता बदली, तो उस बदलती हुई सत्ता के साथ वह कौन सी आर्थिक नीतियां उन राज्यों में भी लाई गई जिसके जरिए फायदा राजनीतिक सत्ता को हो, उसके बने रहने को लेकर हो। यह सवाल आज की तारीख में एक और बात, एक बड़ी कंपनी इस देश में महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लगा रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर, लेकिन उसको एक झटके में गुजरात भेज दिया जाता है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। महाराष्ट्र के भीतर अभी चुनाव नहीं है, वहां तो एक शिंदे निकल कर आए हैं। वह शिंदे हर राज्यों में खोज की जा रही है, असफल हो गए राजस्थान में और झारखंड में, लेकिन जहां पर सत्ता बरकरार रखने के लिए इस देश की पॉलिसीज को डाइवर्ट किया जाए, यह एक नया सोच, नई सोच के साथ इस देश के भीतर में राज्यों की नीतियों को भी प्रभावित करने की एक नई परिस्थिति है। यानी ध्यान दीजिए, इस देश में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि एक व्यक्ति के नाम पर आपने चुनाव लड़ा। 543 लोगों के नाम पर चुनाव लड़ा, अलग अलग कैंडिडेट्स थे, लेकिन जिस तरीके से पिरामिड तैयार है उसमें अब यह कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि एक ही शख्स का तो नाम था जिसके नाम पे चुनाव बीजेपी लड़ रही थी। अब सवाल यह है कि बाकी 542 लोग जो चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए अगर एक ही शख्स था तो फिर वो सत्ता में बनाए रखने के लिए उसी शख्स का ताना बाना क्यों नहीं बुना जाएगा। और अगर ताना बाना बुना जाएगा तो इस देश के भीतर में चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे छोटी से छोटी नीतियां हो, या कोई भी एजेंसी हो, किसी भी तरीके का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सबको वही शख्स नजर आएगा और उसी के इर्द गिर्द का ताना बाना एक नए तरीके से इस देश में डेमोक्रेसी के पिलर को खड़ा करेगा। यानी लोकतंत्र भी हम, लोकतंत्र के खंबे भी हम। और जो नजर आ रहा था इससे पहले आपको इस देश में घूमते फिरते हुए कि दरअसल चुनाव की प्रक्रिया में लोकतंत्र को जिया भारत जाता है, भारत उसी रूप में जीता और मरता है कि यही तो डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी के पिलर्स को जब बदल दिया गया और बदलने के साथ ये 6000 करोड़ का जो आंकड़ा निकल कर आया विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ, अगर उसके साथ अगर उसको ठीक भी मान लें या एक आरोप के तहत इस आंकड़े को रख लें तो हमें लगता है 2014 के चुनाव पे हुआ खर्च, 2019 के चुनाव पर हुआ खर्च और 2014 से 2019 के बीच में 28 राज्यों में हुए चुनाव, 2019 के बाद से 2022 तक के बीच में लगभग 16 राज्यों में हुए चुनाव। इन चुनाव के समूचे खर्चे को अगर आप सिस्टमाइज करें, जिसमें चुनाव आयोग के कुछ आंकड़े होंगे, कुछ आंकड़े एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के होंगे, कुछ आंकड़े इसके अलावे जो चुनावी पैसे को लेकर बताते हैं कि कितना खर्च हुआ, जानकर हैरत में आ जाइएगा कि इस देश में 6000 करोड़ नहीं, इस चुनाव के इर्द गिर्द बीते 8 बरस में भारत ने तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा पूंजी इन इलेक्शंस में झोंकी है। और उसमें झोंकने वाले जो राजनीतिक सत्ता है उसकी सबसे ज्यादा से है, पैसा उसी के पास है, तकरीबन 80% औसतन हर डोनेशन, हर पॉलिटिकल फंडिंग, हर इलेक्ट्रल बॉन्ड का 80% जब उसी के पास जाता है तो खर्च भी वही करेगा। तो राजनीतिक सत्ता के लोकतंत्र के इस मिजाज के भीतर खड़े होकर एक सेकंड सोचना शुरू कर दीजिएगा कि जब आप वोट डालने जाते हैं और अपनी उंगली पर लगे हुए निशान को दिखाते हैं, कहीं भारत के भीतर में लोकतंत्र के जरिए चुने जाने वाले जनता के नुमाइंदे ही उस दाग और धब्बे की तरह तो नहीं हो गए हैं जो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा दाग है। क्योंकि जिस पार्लियामेंट के भीतर हर दूसरा सांसद दागी हो, विधानसभाओं के भीतर में हर दूसरा एमएलए दागी हो और इस देश के भीतर में हर पहला एमएलए और एमपी अरबपति और करोड़पति हो, उस कतार में जनता से उनके सरोकार अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र से सरोकार कौन से होंगे। यानी जीते हारे कोई सरकार किसकी बनेगी अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।